मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसों के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 7वीं क्लास विज्ञान विषय की साइंस पर आधारित आप देख रहे हैं टॉपिक 10वां स्टडी करने जा रहे हैं। जो आपका टॉपिक दे रखा है प्राणियों में श्वसन। क्या दे रखा है? प्राणियों में श्वसन। इस पाठ पर आधारित आज अपना वीडियो लेक्चर तीसरा है, जिसमें अपन स्टडी करेंगे कि मानव में श्वसन तंत्र का क्या प्रोसेस होता है, उसको समझने जा रहे हैं। तो इस पाठ पर आधारित इसलिए 2 वीडियो लेक्चर में आपने देखा कि श्वसन क्या है, श्वसन प्रक्रिया के दौरान उस श्वसन क्या होता है, निःश्वसन क्या होता है, अंतःश्वसन क्या होता है। तो ऐसे काफी परिघटना को आपने देखा। वायु श्वसन, अवायु श्वसन। अवायु श्वसन में वायु की अनुपस्थिति प्रक्रिया देखने को मिलती है। भोजन का ऑक्सीकरण का प्रोसेस देखें तो एक तो वायवीय होता है और दूसरा होता है अवायवीय। वायवीय मतलब हवा की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की उपस्थिति भोजन का ऑक्सीकरण प्रोसेस देखा जाता है, और अवायवीय में भोजन की अनुपस्थिति ऑक्सीजन की अनुपस्थिति भोजन का ऑक्सीकरण होता हुआ देखा गया। तो आपने देखा था कि जब वायु की उपस्थिति में भोजन का ऑक्सीकरण होता है तो जनरली उसके दौरान क्या बनता है आपके कि CO2 गैस बनती, जल के अणु मुक्त होते हैं और साथ में ऊर्जा मुक्त होती हुई देखी जाती है। कौन सी कंडीशन में? वायु की उपस्थिति में अपन देखिए तब भोजन का ऑक्सीकरण होता रहा। भोजन के रूप में कोई भी आपने ग्लूकोज ले रखा था, उसका जैसे ही ऑक्सीडाइज होगा वो, और ऑक्सीडाइज होने पर क्या बन रहा था आपके CO2 गैस प्लस जल और मुक्त हो रही थी आपके ऊर्जा। जबकि अवायु में वायु की अनुपस्थिति में ये प्रक्रिया देखते थे तो कोई भी आपके भोज्य पदार्थ है उसका ऑक्सीकरण करते हैं वायु की अनुपस्थिति में। तब क्या बनता था उस दौरान आपके CO2 गैस प्लस जल के स्थान पे कौन सा अणु बनता था? यहाँ पे अल्कोहल, और साथ में ऊर्जा मुक्त होती थी। एक तो प्रोसेस ये देखा गया था। दूसरी कंडीशन में भोज्य पदार्थ का ऑक्सीडेशन होगा तब आपकी क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल। मांसपेशी में एक घटना होती है लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। ये प्रक्रिया मांसपेशी में देखी गई थी। किसमें? ये प्रक्रिया मांसपेशी में होती है। मांसपेशी में ऊर्जा उत्पन्न करने का प्रोसेस होता है वो अवायवीय कंडीशन में संपन्न होता हुआ देखा जाता है। जबकि वायवीय कंडीशन में भोजन का ऑक्सीडेशन होता है, क्या ऑक्सीकरण होता है, तब आपकी क्या बनती है? CO2 प्लस जल और उसके साथ में ऊष्मा मुक्त होते हुए देखी जाती है। जनरल बात दिमाग में रहेगी। तो ये काफी चीजों को आपने देखा था। और उसके बाद में ये भी आपने पढ़ा था कि श्वसन दर क्या होती है। तो 1 मिनट में संपन्न होने वाले उस श्वसन दर निःश्वसन की दर 1 मिनट में कितने आप ऑक्सीजन अंदर ले रहे हो, कितनी बार त्याग रहे, तो दोनों और अंतःकरण करना और बाह्यस्फुरण करना दोनों प्रोसेस एक साथ संपन्न होते रहते हैं। और 1 मिनट में दौरान कितनी बार ये प्रक्रिया संपन्न होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? सामान्य श्वसन दर के नाम से जाना जाता है। तो इन चीजों को अपन ने कल स्टडी की थी। आज अपन पढ़ेंगे मनुष्य में श्वसन तंत्र का क्या प्रोसेस होता है, किस प्रकार से कौन कौन से भाग पार्टिसिपेट होते हैं, श्वसन तंत्र को कितने कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, काफी चीजों को आज अपन स्टडी करेंगे। तो देखिए जनरली डायग्रामिक तौर पे मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट करके बताया है कि श्वसन तंत्र से संबंधित अपने कौन कौन से भाग लेते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो जनरली देखते हैं कि श्वसन प्रक्रिया में अपना नाक मुख्य भूमिका निभाता है। ये नाक के 2 छिद्र नासा छिद्र, उसके बाद में आगे एक पार्ट से मिलता है मुख्य आगे नासिका, और फिर बाद में नासिका आगे जाके किसको खुलती है? ग्रसनी में। आपने देखा होगा नासिका में दोनों नासा छिद्र से आगे जब कई बार नकासित करते हैं या फिर मतलब क्या कहते हैं नेत्र जल वाला प्रोसेस होता है व्यायाम, उसमें नाक से एक नाक से पानी लेते हैं और दूसरे नाक से पानी को रिड्यूस करते हैं तो पानी वापस किस प्रकार से आता है, ये प्रोसेस भी आप देख सकते हैं।
तो क्या होता है कि जैसे नासा द्वार से हवा नासिका में प्रवेश करती है, फिर बाद में नासिका से होते हुए कहाँ जाएगी, ग्रसनी में, मुंह में आती है। तब आपने देखा होगा कभी कभार कोई चीज को आपने खाया भी नहीं और उससे पहले आप सुगंध से पता लगा सकते हैं कि ये चीज खट्टी होगी या मीठी होगी या कैसा टेस्ट होगा, उसको सूंघ के पता लगा देते हैं। सूंघने से कैसे पता लगा भाई, आपकी जीवा पर आपने कोई पदार्थ का टेस्ट ही नहीं लगाया, फिर भी आपने सूंघ के पता लगा दिया कि ये चीज ऐसी हो सकती है। क्यों? क्योंकि नासा छिद्र से वायु आपके बॉडी में एंटर करती है। नाक एक प्रकार की ज्ञानेंद्रिय की भूमिका निभाती है। नाक भी एक प्रकार क्या है, ज्ञानेंद्रिय। हमारे शरीर में मुख्यतः कितनी ज्ञानेंद्रिय हैं, 5। दिमाग में है ना, तो जनरली मैं बता देता हूं, हमारे शरीर में मुख्यतः 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। कितनी ज्ञानेंद्रिय हैं, 5। कौन कौन सी? आँख, कान, नाक, जीवा या जीभ, सामान्य कह सकते हैं, जीभ और त्वचा। इनके माध्यम से बाहरी वातावरण का हमको ज्ञान होता है, उसको बोलते हैं ज्ञानेंद्रिय। और इंद्रिय भी 5 ही, इंद्रिय भी 5 प्रकार की होती है, उनके बारे में आप स्टडी करोगे। देखिए, आँख देखने का काम करता है, कान सुनने का काम करता है, नाक सूंघने का काम करता है, जीभ स्वाद का पता लगाती है और त्वचा बाहरी वातावरण से कौन सी कंडीशन है, ताप है, सर्दी है, किस प्रकार का मानसून है, उसका पता लगाने में त्वचा की भूमिका रहती है। तो बाहरी वातावरण का ज्ञान करने के लिए जो काम आने वाले शरीर के अंग क्या कहलाते हैं, ज्ञानेंद्रिय। ये छोटी क्लास में आप पढ़ के आए। तो नाक में एक प्रकार की ज्ञानेंद्रिय की भूमिका निभाने वाला मुख्य अंग है। तो देखिए, नाक के द्वारा हम विभिन्न प्रकार की सुगंध को एहसास करते हैं, सुनते हैं, और सुनने के बाद में नाक का संबंध सीधा मुंह में होता है और मुंह के माध्यम से भी हमको पता लग जाता है, जीवा से आइडेंटिफाई हो जाता है कि मतलब ये सामने वाली चीज ऐसे हो सकती है। तो देखिए, हवा नाक से या मुंह द्वारा, कभी कभार आपके नाक जाम होता है तो आप मुंह खोल के ऐसे सोते हैं, ऐसे करते हैं, या दौड़ के आने के बाद में आप उठते हैं, तब नाक से इतनी वायु आप अंदर नहीं ले पाते, तब क्या करते, मुंह खोल के हवा लेते हैं। क्यों करते हैं? तो मुंह से भी हवा ली जा सकती है। तो अपने श्वसन तंत्र में नाक तथा मुंह दोनों श्वसन प्रक्रिया को निभाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं, ये मुंह आपकी। देखिए, मुख्य द्वारा ये श्वसन प्रक्रिया की जा सकती है। फिर नाक तथा मुख दोनों से हवा कहाँ आती है, ग्रसनी में आती है, और ग्रसनी से कहाँ जाएगी, लॉरिक्स में जाएगी, या जिसको अपन बोलते हैं स्वर तंत्र, यहाँ पे जाएगी कंठमणिका। कंठमणिका आगे होती है, कंठमणिका से 2 नलियां कनेक्टेड होती है। कितनी? 2 नलियां, एक तो सांस नली होती है और एक होती है आर नली। तो आर नली का काम अलग है और सांस नली का काम अलग है। आर नाल के बारे में आपने दूसरे पार्ट में इसका स्टडी की थी। आज अपन पढ़ेंगे वो सांस नली के बारे में पढ़ेंगे, सांस नली पर आधारित या श्वसन प्रक्रिया पर आधारित कौन कौन से काम आते हैं। तो डायरेक्ट नासिका, नासाछिद्र, ग्रसनी, ये डायरेक्ट नाम है आपके बोलते हैं कंठमणिका में, यहाँ पे कंठ में। फिर बाद में यहाँ से हवा 2 पार्ट्स में रहते हैं, ये गांठी के रूप में काम करता है लॉरिक्स तंत्र। कभी कभार जब भोजन करते हैं तब इस पे ये ढकना रहता है, और भोजन नहीं करते हैं तब ये खुला रहता है, ताकि उसमें श्वसन प्रक्रिया आसानी से संपन्न होती रहती है। जैसे ही आगे स्वर तंत्र वो किससे जुड़ेगा, आपके सांस नली से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? सांस नली से। और सांस नली आगे वापस श्वसनी में डिवाइड होती है, 2 पार्टों में डिवाइड हो जाएगी। कितनी? 2 पार्ट में, बाएं और 2 अपने 2 साइड में फेफड़े। ऐसा नहीं एक ही फेफड़ा और एक इधर और दूसरा है भी नहीं, अपने शरीर में 2 फेफड़े, ध्यान रखना। हार्ट जरूर एक है, हृदय एक है, लिवर एक है, आमाशय एक है, परंतु फेफड़े आपके शरीर में एक जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं। अगली बात दिमाग में रखना। फिर सांस नली श्वसनी में कन्वर्ट हो जाती है और श्वसनी आगे से जुड़ती फेफड़ों में।
किससे कनेक्टेड होती है? फेफड़े गुब्बारे लंग्स से। जो आप कहते हैं ना सांस लेते हैं तब तो क्या होता है? फूलते हैं और सांस छोड़ते हैं तब ये क्या होता है? सिकुड़ते हैं। तो ऐसा प्रक्रिया इनमें फैलना सिकुड़ना एक प्राकृतिक गुब्बारे का भूमिका निभाने का काम करता है। इस फेफड़ों में क्या होती है? फेफड़ों में होती है छोटे छोटे पार्टिकल, अलग अलग पार्ट होते हैं, वायु कोश होते हैं, गुब्बारे होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं? गुब्बारे टाइप ऐसे भूमिका निभाने वाले। और अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं? नलिका होती है। क्या होती है? नलिका होती है। श्वसनिका, वायु कोश या श्वसनिका के नाम से जाना जाता है। और फिर बाद में इसके जैसे नीचे वाला पार्ट, अब ऊपर पेट सांस खींचते तब ऊपर जाते हैं और उसके बाद छोड़ते तो नीचे आते हैं। तो इन दोनों के मध्य आमाशय तथा फेफड़ों को दोनों को सेपरेशन करने का काम कौन करता है? डायफ्राम। कौन करता है? डायफ्राम। पेट को ऊपर से कंट्रोलिंग करने का काम ये डायफ्राम की भूमिका रहती है। दिमाग बात रही। तो अपने जनरली बात करें श्वसन तंत्र से संबंधित आपको मैंने समझाना है। तो श्वसन तंत्र 3 भागों में डिवाइड है। मनुष्य में श्वसन तंत्र 3 भागों में डिवाइडेड है। एक तो बाह्य श्वसन तंत्र के बाद मध्य और फिर बाद में मांसपेशियों के पार्टीशन में डिवाइड अगला हो जाता है। तो देखिए आगे बात करने जा रहे हैं कि मानव में श्वसन तंत्र का क्या प्रोसेस रहता है, कितने पार्टों में डिवाइड होता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए तो मानव में श्वसन तंत्र मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड होता है। ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र तथा श्वसन मांसपेशियां। कौन कौन से? श्वसन मांसपेशियां। देखिए कौन से भाग में कौन कौन से पार्ट आते हैं उसकी बात कर रहे हैं। देखिए आगे आप देख रहे हैं कि मानव में श्वसन तंत्र को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। एक तो होता है ऊपरी भाग, जिसको अपन बाहरी भाग के नाम से भी जाना जाता है, जो अपने ऊपर के हिस्से में देखा गया है। उसमें आपके आता है नाक, नासाद्वार, मुख, नासिका, ग्रसनी और श्वसन तंत्र, लैरिंक्स तक। ये पार्ट गर्दन के ऊपरी पार्ट, उसको अपन ऊपरी भाग श्वसन तंत्र के पार्ट में डिवाइड करते हैं। जनरली इसके अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं? नाक, मुख, ग्रसनी और श्वसन तंत्र। दिमाग बात एक। अगला बिंदु दे रखा है वो है आपके निचला श्वसन तंत्र, निचला भाग। श्वसन तंत्र का सेकंड पार्ट कौन सा हो जाएगा? निचला, गर्दन के नीचे वाला पार्ट। इसमें आप क्या जाएगी? श्वास नली, श्वसनिका या वायु कुपिका जिसको भी बोलते हैं अपन, तथा फेफड़े इस पार्ट में सम्मिलित हो जाते हैं। और तीसरा है श्वसन पेशियां। श्वसन पेशियां के अंतर्गत आता है आपका डायफ्राम। क्या आता है? डायफ्राम। जो ऊपर से एक पार्ट होता है वो एक पेशी के रूप में भूमिका निभाता है। एक पेशी है और ये क्या कहलाएगा? आपके डायफ्राम। क्या होता है? डायफ्राम। और ये प्रोसेस उन अलग अलग श्वसन तंत्र के अलग अलग अंग होते हैं, उनको आप व्यवस्थित रूप से नाम से याद रखने से। कभी कभार आपको पूछते हैं डायफ्राम कौन से तंत्र से संबंधित है? डायफ्राम कौन से तंत्र से संबंधित है? आप कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं, कभी कभार आपके नॉर्मल थ्योरेटिकल एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आपको ध्यान दें डायफ्राम श्वसन तंत्र से संबंधित एक पार्ट या अंग है। तो अलग अलग अंग की अलग अलग भूमिका होती है। तो जिसको अलग अलग अंगों के बारे में अपन सामान्य ज्ञान होना नेसेसरी है। जैसे अपन देखते हैं कुछ अंगों के बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं और थोड़े बहुत रहेंगे तो उसको अगले लेक्चर में भी डिस्कस करके श्वसन तंत्र को विस्तार रूप से स्टडी करेंगे। देखिए जनरली नासाछिद्र की बात करें तो ये श्वसन तंत्र का सबसे पहला अंग माना गया है। नाक सबसे बड़ा पार्ट बताया गया है। श्वसन तंत्र में सबसे नाक की विशेष भूमिका रहती है। ये श्वसन तंत्र का एक पहला अंग है जो बाहरी भाग में दिखता है और इससे 2 जोड़ी नासाछिद्र कनेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं? 2 जोड़ी नासाछिद्र कनेक्टेड होते हैं। दिमाग बात रहेगी। देखिए आगे आप देखते हैं जो ये नाक था, कौन सा? ये वाला नाक 2 नासाछिद्र से कनेक्टेड होता है और ये बाहरी दिखने वाला एक श्वसन तंत्र का एक अंग है जो अपने बाहरी तरफ ऐसे दिखता है नाक। ये एक प्रकार का श्वसन तंत्र का अंग है जो बाहरी पार्ट है और मुख्य अंग बताया गया है। इसमें 2 नासाछिद्र होते हैं। आगे नासिका से कनेक्टेड होता है, सांस आगे नासिका में जाती है और नासिका में क्या होती है?
अलग अलग प्रकार के बाल तथा झिल्ली देखने को मिलती है जहाँ से अशुद्ध वायु आपके नाक में चली जाती है। तो कभी कभार उस झिल्ली से नासिका तक पहुँचती तो अलग अलग स्थान पर बालक में से अशुद्ध वायु वहाँ पर रुक जाती है, अशुद्ध धूल के कारण अशुद्ध पार्टिकल तो वहाँ पर रुक जाते हैं, अशुद्ध वायु वहाँ पर सप्लाई की जाती है। और कभी कभार वो कण आगे बढ़ जाते हैं, श्लेष्मा झिल्ली से कनेक्टेड हो जाते हैं, यहाँ तक पहुँच जाते हैं, तब आपकी एलर्जिक प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, सीके आना शुरू हो जाते हैं। सीखते ना, कहते हैं कि सीके आना शुरू हो जाएगी, क्यों? क्योंकि आपके धूल के कण या कोई अशुद्ध पार्टिकल आपके नासा छिद्र में प्रवेश कर जाता है, जिसकी वजह से आपको सीखना शुरू हो जाता है। फिर आपकी आती है ग्रसनी। ग्रसनी मुंह से भी कनेक्टेड होती है और नासिका द्वारा भी कनेक्ट होती है। और फिर बाद में आगे क्या आता है आपके लॉरिक्स, जो एक कंठमणि का पार्ट है, जिसको अपन हिलाते जैसे मतलब बोलते तब क्या होता है, वाइब्रेट होता हुआ दिखाई देता है। आप बस हाथ लगा के अपने कंठमणि को देख सकते हैं, जब बोलोगे या मतलब कोई भी मूवमेंट करोगे उस दौरान उसमें क्या होता है, मूवमेंट होता हुआ देखा जाता है। इसमें क्या होता है, एक मांसपेशियों का एक सल्ला टाइप होता है। जब आप भोजन करते हैं तब ये क्या सल्ला सांस नली को बंद कर लेता है, और जब भोजन नहीं करते हैं तब ये सांस नली क्या हो जाती है, खुली। और ये प्रक्रिया अलग अलग रूप से अपना भूमिका निभाते हुए पूरे पार्टीशन करता है। मुख के बारे में आप जानते भी हैं। तो अलग अलग अंगों की अलग अलग भूमिका होती है और उसके आधार पे पूरे पार्टीशन अलग अलग अंग विशेष प्रकार से भूमिका निभाते हुए एक प्रकार का श्वसन तंत्र जनरेट करके आपके सामने पेश होता है। तो आपको जनरली आज विशेष करके होमवर्क के रूप में एक काम में दे रहा हूँ, वो आप बैठ के मानव श्वसन तंत्र डायग्राम को व्यवस्थित रूप से बनाना सीखें और इसमें मानव तंत्र संबंधित कौन कौन से अंग काम में आ रहे हैं उनको विधिवत रूप से व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप से याद करें, ध्यान दें। और अगले पार्टीशन में, अगले वीडियो लेक्चर में अपन पूरे मैटर को विस्तार रूप से स्टडी करेंगे। तो आज अपने शॉर्ट में काफ़ी मैटर को कवर किया है, तो ध्यान दें मानव श्वसन तंत्र का डायग्राम बनाना आपको आना अनिवार्य है। और मानव श्वसन तंत्र के कौन कौन से अंग हैं जो श्वसन प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं उनका नामकरण से क्रमबद्ध रूप से याद रखना आवश्यक है, दिमाग बात रहेगी। तो ये था आज का अपना मैटर, मानव श्वसन तंत्र पर आधारित थोड़ा बहुत मैटर आज हमने कवर किया और कल पढ़ेंगे पूरे श्वसन तंत्र को कवर कर लेंगे। और फिर बाद में अलग अलग जीवों में श्वसन तंत्र का प्रोसेस आपके दे रखा है। मछली में श्वसन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, पक्षियों में क्या प्रोसेस होता है, अलग अलग जीवों में श्वसन प्रक्रिया को विस्तार रूप से स्टडी करेंगे। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। स्क्रीनशॉट द्वारा पूरे मैटर को एक बार सेव कर लीजिए। इंपॉर्टेंट बात यह गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तो नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपना काम करते रहे। किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन या डाउट हो डायरेक्ट उसके उस चीज़ का समस्या का समाधान करें। इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी वीडियो रिलीज हो रहे हैं उसको व्यवस्थित से देखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ।